तो आज बात करते हैं साल 1991 की। एक ऐसा साल जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की और कहीं ना कहीं देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी उस वक्त की है जब भारत सच में दिवालिया होने की कगार पे खड़ा था। सोचिए जरा, 1991 में एक वक्त ऐसा भी आया जब इतने बड़े देश के पास अपने जरूरी सामान खरीदने के लिए सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। हाँ, सिर्फ 15 दिन। ये किसी भी देश के लिए समझिए एक इकोनॉमिक हार्ट अटैक जैसा था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि पेट्रोल, दवाइयाँ और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं, उन सब के लिए डॉलर ख़त्म हो रहे थे। बेसिकली देश का चलना ही लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत, एक ऐसा देश जिसका इंडस्ट्रियल बेस इतना मजबूत माना जाता था, जो खेती में आत्मनिर्भर था, वो ऐसी भयानक हालत में पहुंचा कैसे? चलिए इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं पूरी कहानी। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें उस दौर के भारत को देखना होगा। एक ऐसा भारत जो नियमों और कंट्रोल की जंजीरों में आप कह सकते हैं जकड़ा हुआ था। उस दौर को लाइसेंस राज के नाम से जाना जाता था। मतलब ये कि अगर किसी को एक छोटी सी दुकान भी खोलनी है या अपनी फैक्ट्री में एक नई मशीन ही लगानी है, तो हर चीज के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। इसने बिजनेस को एक रेस की जगह एक ऑब्स्टिकल रेस बना दिया था, जहां हर कदम पर एक नई रुकावट थी। तो चलिए अब उन असली कारणों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस बड़े आर्थिक तूफान को जन्म दिया। देखिए, इस संकट की जड़ें 1980 के दशक से जुड़ी हुई हैं। हालत कुछ ऐसी थी कि सरकार की आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया था। विदेशों से हम सामान तो ढेर सारा खरीद रहे थे, यानी इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे, लेकिन हमारा सामान बाहर उतना बिक नहीं रहा था। और इस सबके ऊपर से बढ़ती महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही थी। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारत दुनिया के सामने मदद के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। सोच के देखिए, हमारे पास अपने पुराने कर्ज चुकाने तक के पैसे नहीं बचे थे और हालत इतनी खराब थी कि दुनिया में कोई भी देश या इन्वेस्टर हमें और उधार देने को तैयार नहीं था। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब भारत को आप कह सकते हैं अपनी साख बचाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो भारत ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से $7 अरब का इमरजेंसी लोन मांगा। ये रकम उस वक्त के हिसाब से इतनी ज्यादा थी कि ये साफ दिखाती थी कि देश किस हद तक लाचार हो चुका था। लेकिन जैसा कि होता है, ये मदद मुफ्त में नहीं मिलनी थी। आईएमएफ ने इस कर्ज के बदले कुछ बहुत सख्त शर्तें रखीं। ऐसी शर्तें जिन्होंने भारत को अपनी पूरी इकोनॉमिक सोच को ही बदलने पर मजबूर कर दिया। और यही शर्तें आगे चलकर होने वाले बड़े सुधारों की नींव बनी। तो चलिए अब बात करते हैं इस संकट के जवाब में भारत की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी की, यानी लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। अब ये उदारीकरण है क्या? इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब था कि सरकार अब बिजनेस के रास्ते से हटे। नियमों की जो जंजीरें थीं उन्हें तोड़ा जाए, ताकि कंपनियां आज़ादी से काम कर सकें, ग्रो कर सकें और एक दूसरे से कम्पीट कर सकें। तो अब देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स थे, ये आखिर किन किन सेक्टर्स में लागू किए गए। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया गया। ये जो लाइसेंस राज था ना, ये सुधार उस पुरानी व्यवस्था पर एक सीधा हमला था। गिनती के कुछ जरूरी उद्योगों को छोड़कर लगभग हर इंडस्ट्री से लाइसेंस लेने की जरूरत ही खत्म कर दी गई। ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी बंद कमरे के दरवाजे और खिड़कियां एक साथ खोल दी गई हों, ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, यानी उसका फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी एक तरह से क्रांति आ गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अब एक सख्त रेगुलेटर से बदलकर एक फैसिलिटेटर बन गया। एक गाइड की तरह प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स को मार्केट में आने की इजाजत मिली, जिसका सीधा फायदा कस्टमर्स को हुआ। उनके पास अब ज्यादा ऑप्शंस थे और बेहतर सर्विसेज भी। इसके बाद नंबर आता है टैक्स रिफॉर्म्स का। देखते हैं देश की टैक्स नीतियों में क्या बदलाव किए गए। टैक्स सिस्टम को भी आप समझिए पूरी तरह से बदल दिया गया। पहले जहां हाई टैक्स रेट्स और मुश्किल कानून थे जो लोगों को टैक्स चोरी के लिए उकसाते थे, अब उनकी जगह टैक्स रेट्स कम किए गए और प्रोसीजर्स को आसान बनाया गया। मकसद साफ था, ईमानदारी से टैक्स भरने को बढ़ावा देना। और अब आते हैं इन रिफॉर्म्स के आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पिलर पर, फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड से जुड़े सुधार।
इसमें क्या हुआ, असल में भारत ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। रुपए की कीमत सरकार ने नहीं बल्कि मार्केट ने तय करनी शुरू कर दी। विदेशी सामान पर जो भारी भरकम टैक्स और रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें हटा दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब इंडियन कंपनियां दुनिया से और दुनिया की कंपनियां भारत से आसानी से बिजनेस कर सकती थीं। लेकिन जैसा कि के.आर. नारायणन जी ने कहा, ये कोट हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि आर्थिक विकास सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता। किसी भी देश की तरक्की को सिर्फ उसकी जीडीपी से नहीं नापा जा सकता। असली मायने में इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ता है, सबसे ज़्यादा मैटर वही करता है। 1991 के सुधारों ने बिना किसी शक के भारत को दिवालिया होने से बचाया और एक बिल्कुल नई राह दिखाई। लेकिन ये हम सबको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें और बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, या फिर हमें प्रगति को, प्रोग्रेस को नापने का कोई नया पैमाना ढूंढना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।